लाइफ ये तो चलेंगे नहीं, वही वाले लगा दे। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एक बार मेरे को बता दो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, यस, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? यस एवरीबॉडी। हार्ट हमने शुरू किया था, आज हम हार्ट को कंप्लीट करेंगे। चार्ट्स का है? यस, थैंक यू योगल। ऑल गुड, सब दिखाई सुनाई दे रहा है? बहुत शानदार, ठीक है। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। यस, तो जल्दी जल्दी से इस अच्छे से मौसम में अच्छी अच्छी सी पढ़ाई करते हैं और फिर आपकी क्लास होने के बाद अच्छी अच्छी सी चाय पीते हैं, ठीक है। यस, तो आप तो पी सकते हैं अभी बैठ के, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं खिड़की को खोल के। अगर आपके यहाँ का भी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है तो आप भी बेटा उसका मजा ले सकते हैं, लेकिन मजे लेते लेते सो नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे मौसम में नींद भी बहुत आती है। तो पता नहीं तुम लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, नींद भी बहुत आती है। बारिश का वेदर होता है ना, या ऐसे टाइप का थोड़ा वेदर होता है तो मस्त नींद भी आती है, लेकिन मस्त नींद हमें नहीं लेनी है, हमें मस्त पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी बेटा मेरी जो इतनी भयंकर आवाज है उसमें तुम्हें क्या ही नींद आएगी, है ना? तो तुम्हें नींद तो आने नहीं वाली है ना? यस, चलो, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब बेटा हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, लेकिन एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का। लेकिन पिछली क्लास का रिवीजन तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि हमने हार्ट का डायग्राम पूरा नहीं किया था, तो हार्ट का डायग्राम पूरा आज होगा तो रिवीजन उसके थ्रू ही हो जाएगा, ठीक है। यस, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे जग से न्यारे सपोलो की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक होने वाला है हार्ट का कंटिन्यूएशन, कंडक्टिंग पाथवेज एंड कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल शायद इंट्रो करेंगे, पूरा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। हाँ, चलो सुनो मेरी बात। पिछली क्लास हमने ना हार्ट के डायग्राम्स, आई थिंक ये दिस वाज द सेम डायग्राम में सेम डायग्राम लेके आई हूं, ठीक है। तो हम यहीं से समाप्ति एक्सप्रेस करेंगे, यहीं से पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और फिर हम बेटा यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था कंडक्टिंग पाथवे। सब अपनी बेटा एनसीआर अपने अपने नोट्स को खोल लो, जो आपने नोट्स बनाए हैं सारे नोट्स को खोल लो। आज हम सबसे पहले बेटा उन्हीं नोट्स को पहले रिवाइज करते हैं और यहां से कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम श्योर तुमने ऐसा ही डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी पाथवेज और हमने कहा था कि अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्ड हार्ट होते हैं और उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग अलग टाइप का होता है और उनमें जो सर्कुलेशन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, तो हमने सबसे पहले ये बोला था बच्चों, क्या? नो स्लाइड फॉर सम पीपल, देयर इज नो स्लाइड। मैं चेक करवा लेती हूँ। युगल सब रिवाइज करके आए हैं, चलो ये तो बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक तो चेक कर ले स्लाइड। अरे लैग कुछ नहीं कर रहा है, फालतू की स्पैमिंग मत करो बेटा, लैग सही चल रहा है, फालतू की बातें कर रहे हो, फालतू की बातें। हाँ, इतनी स्पैमिंग नहीं चलती है। हाँ, तो बेटा मैं क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही हूं कि हमने क्या किया था बच्चों, हमने पढ़ा कि हार्ट के दो चेम्बर्स, मतलब वैसे यूजुअली दो चेम्बर्स को डिफाइन करते हैं, एट्रिया होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। कई एनिमल्स में 2 चेम्बर हार्ट होता है, जैसे फिश, है ना, जैसे कि फिश में होता है 2 चेम्बर हार्ट। तो फिश में होता है 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, दैट इज द 2 चेम्बर हार्ट। 3 चेम्बर हार्ट आप पढ़ते हो बेटा एम्फीबियंस में और ज्यादातर रेप्टाइल्स में, जहां 2 एट्रियम होता है और 1 सिंगल वेंट्रिकल होता है।
बर्ड्स में और मैमल्स में बेटा आप पढ़ते हो 4 चेम्बर्ड हार्ट, क्योंकि उसमें बेटा 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में भी एक्सेप्शन होता है, रेप्टाइल्स में, कि उनमें भी 4 चेम्बर हार्ट होता है। एक तो हमने चेम्बर ऑफ हार्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इनमें सर्कुलेशन भी अलग अलग टाइप का है। जैसे फिश के हार्ट को बोला जाता है वीनस हार्ट, और उनमें जो सर्कुलेशन दिखता है दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप अपने नोट्स में चेक करो बच्चों, अगर आप पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बात सुन के कर लो, ठीक है। हमने क्या बोला बेटा कि फिश के हार्ट को आपने वीनस हार्ट बोला या सिंगल सर्कुलेशन होता है उनमें। इसको हमने कैसे समझा था बच्चों कि फिश का जो हार्ट होता है ना वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स के पास, गिल्स उसमें ऑक्सीजन डाल देती है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से पूरी बॉडी पार्ट्स को मिलता है, फिर बॉडी पार्ट से फिर बेटा वापस से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फिश के हार्ट में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स्ड सर्कुलेशन आपको दिखता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे एनिमल्स में जहां होता था 3 चेम्बर हार्ट, जैसे कि रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस। क्यों बोलते हैं मिक्स सर्कुलेशन? क्योंकि यार उनके पास 2 एट्रिया तो होती है पर वेंट्रिकल एक कॉमन होता है। तो पानी के लिए बोल देना यार युगल। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दोनों की मिक्सिंग हो जाती है बच्चों कहां? इन द सिंगल कॉमन वेंट्रिकल, और वो सिंगल कॉमन वेंट्रिकल करता है पंप मिक्स ब्लड को, इसलिए इसे बोला जाता है मिक्स सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और अपने में तो बेटा कोई मिक्सिंग का सवाल ही नहीं होता, अपने में तो यार एट्रियम अलग, वेंट्रिकल अलग, एट्रिया और वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं, कोई मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है भाई साहब। मिक्सिंग होगी नहीं तो आपको और हमारे में दिखता है डबल सर्कुलेशन, जो हम आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बेटा हार्ट का डायग्राम पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। ह्यूमन हार्ट हमारा जो दिल है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हमारे पास इतनी सारी इमोशंस आते हैं, है ना, स्पैमिंग करने के इमोशंस, प्यार करने के इमोशंस, है ना। तो आपके और मेरे दिल का जो कनेक्शन है, इस दिल के बारे में बेटा हमने पढ़ा था। बेसिकली हम बोलते हैं ना हमारे इमोशंस हमारे यहाँ से, हालांकि आपको मैं आगे ना न्यूरल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, आप देखोगे आपके दिमाग में एक पार्ट होता है जो ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन। तो वो इमोशनल ब्रेन होता है हमारा जो ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। जो ये गुस्सा आना, प्यार की फीलिंग आना या जेलसी की फीलिंग आना, ये है ना। बट एनीवे, तो हम बेटा क्या करते हैं, दिल के बारे में जब हमने पढ़ा था, मैंने गलती से दगदग बोल दिया था तो तुमने मुझे बोला था लबडब होता है मैम, लबडब, ठीक है। तो लबडब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और हमारे पास 4 चेम्बर है, एक बार क्लियरली देख लो बच्चों की क्या हमने पढ़ा है। थैंक यू भैया। हाँ, वो फालतू के स्पैमर्स आते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ स्पैम करते रहते हैं। नहीं भैया, थैंक यू। हाँ, तो बच्चों क्या है कि एट्रिया, अच्छा मैंने पिछले दिन एक चीज बताई थी जो मैंने यहाँ डायग्राम में नहीं लिखी है, बट मैं उसको आगे पॉइंट्स में, मैंने आपसे कहा था ना कि बेटा हम पॉइंट्स में चीजों को लिख लेंगे, तो जब मैं पॉइंट्स में चीजों को लिखाऊंगी तो मैं वो वाली बात लिखाऊंगी। बट मैंने आपसे बोला जरूर था कि आपकी दोनों एट्रिया के बीच में भी एक दीवार होती है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार होती है, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार होती है। दीवार को सेप्टम बोला जाता है, मैंने बोला हुआ है, मेरे को पक्का अच्छी तरह से याद है, और मैंने बोला था मैं लिखवाऊंगी अगली क्लास में। तो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में दीवार एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और एट्रिया के बीच में दीवार इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये दीवार इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के बीच में, इंटर ऑरिक्यूलर या एट्रियल तो यानी एट्रिया के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यानी कि एट्रिया वेंट्रिकल। राइट बच्चा बाड़ी, यस एवरीबॉडी, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा देखो, बहुत बेसिक सी बात हमें याद रखनी है, हमारा दिल जो है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बिटवीन द लंग्स, लेफ्ट जो हमारी लंग थी उसमें कार्डियक नॉच था, उस तरफ हमारा हार्ट टिल्टेड होता है। फिर हमारी राइट साइड में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है बेटा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। एनिमेशन है मेरे पास, मैं दिखाऊंगी, ठीक है, एनिमेशन है मेरे पास, मैं दिखाऊंगी। तो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में। बच्चा बड़ी बेटा जोश, फुल जोश होना चाहिए, आपके जोश से मुझे जोश मिलेगा, ठीक है। राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम राइट एट्रियम से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो डेफिनेटली मैम
एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसके बीच में होल्स तो होंगे और उनमें वैल्व्स होते हैं एक्चुअल में, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्प 3 कस्प होते हैं, हम 2D बना रहे हैं इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं या फिर इन्हें आप बेटा एवी वाल्व्स बोल सकते हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आप इसको भी बोलते हो, इसको भी बोलते हो, उसका एक कॉमन मतलब है। जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल रहे हो मतलब एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहने वाली वाल्व। अब अगर वो राइट साइड में, राइट एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में है तो उसे ट्राइकस्पिड बोलते हो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो उसे बाइकस्पिड बोलते हो या फिर मिट्रल वाल्व्स भी बोल सकते हो। अच्छा, फिर बेटा आपका सारा ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाना होता है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास, क्योंकि अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसको चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए बच्चों कहां जाएगी, ये ऑक्सीजन लेने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जाएगी लंग्स के पास, जो कि होती है 1 पेयर। तो डेफिनेटली अगर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या कर रही है, अगर पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास तो डेफिनेटली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जा रही होगी। और ये कहां से लेके जा रही होगी, ये आपके राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में आया ना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए। बट यहाँ से ब्लड पीछे की तरफ कभी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इसमें भी वैल्व्स होती है और हम कार्डियक साइकिल जब पढ़ेंगे ना बच्चों तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि ये वैल्व्स का क्या काम है, क्या करती है। इन वैल्व्स को बोला जाता है सेमी ल्यूनर वैल्व्स, क्योंकि ये आपके पल्मोनरी आर्टरी में है तो इनको स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो पल्मोनरी सेमील्यूनर वैल्व्स। देखो है तो ये भी सेमील्यूनर वैल्व्स जो पल्मोनरी आर्टरी में, ये भी सेमील्यूनर वैल्व्स है जो आयोटा में है, बट क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में तो इन्हें अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको सिंपली पल्मोनरी सेमील्यूनर वैल्व बोल दो, और जो आयोटा में प्रेजेंट है उसे सिंपली आयोटिक सेमील्यूनर वैल्व बोल दो, ठीक है तो सेम चीज ही, आयोटिक सेमील्यूनर वैल्व। समझ में आ गई बात। फिर हमने वेंट्रिकल की वॉल्स बनाई हुई थी। देखो एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है अगर तुम एट्रिया से वेंट्रिकल की वॉल कंपेयर करोगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को कंपेयर करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ना वो कंपैरेटिवली और ज्यादा थिक होती है। क्यों, क्योंकि बेटा इसको पूरी बॉडी को पंप करना होता है ब्लड, जिसको पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होगा इसमें बेटा सबसे ज्यादा वॉल थिकनेस की जरूरत पड़ेगी। हमने पिछली क्लास में आई थिंक। अच्छा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा देखो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई किसके पास, लंग्स के पास लेके गई। वहां पे बेटा ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहां आ गया, पल्मोनरी वेन से होता हुआ आपके लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आयोटा से होता हुआ पूरी बॉडी को पंप हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि यहां तक कोई दुखद समस्या, हमने सिर्फ रिवीजन किया है पिछली क्लास का, ठीक है। यस, हमने पिछली क्लास का सिर्फ रिवीजन किया है। मेरे को एक बारी दिल बना के बता दो दिल वाली क्लास में कि रिवीजन डन एवरीबॉडी। यस, डन एवरीबॉडी। यस एवरीबॉडी, कोई दुखद समस्या नहीं है ना, पक्की बात। अब हम यहां से शुरू करेंगे। इसमें से ऐसी कोई बात बेटा जो हमें लिखने की जरूरत है, पोथियां नहीं बनानी है कि पोथियां बनाने पे फोकस करना है, नहीं। बहुत शानदार। देखो तुम लोग अगर कमेंट्स करते हो ना तो स्पैमर्स की वैसी बैंड बज जाती है, स्पैमिंग करते रहते। मेरे को अब आदत होगी हर क्लास में आके वॉइस में ये वॉइस में वो, रियल में किसी दिन प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो बहुत शानदार बच्चों, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब बस तुम्हारे कमेंट्स मुझे मिल गए हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले मैं तुम्हारे चैट्स को ऑफ करूंगी ताकि ना फालतू की बकवास से मेरा बेटा वो ध्यान ना भटके, है ना, ठीक है। और चैट्स को ऑफ करके मैं सबसे पहले आज इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कराती हूँ बच्चों, और फिर इसमें अगर कोई भी चीज की लिखवाने की जरूरत है तो हम लिखेंगे। अब यहां से शुरू करो बच्चों। अच्छा, कभी हमने ये सोचा है क्या कि ये वैल्व्स हमेशा जब आप आगे देखोगे तो जब ब्लड यहां से नीचे आता है या ब्लड यहां से नीचे आता है, ऐसा मैम क्यों नहीं होता है, ऐसा मैम क्यों नहीं होता है कि ये वैल्व्स मैम ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए। वैल्व्स का खुलने का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है,
वेल्व्स उल्टी दिशा में क्यों नहीं मुड़ जाती है? मैम वेल्व्स हमेशा इसी तरीके से प्रॉपरली ओपन होती है और क्लोज जाती है, ओपन हो जाती है, क्लोज जाती है। वेल्व्स ऊपर की तरफ क्यों नहीं भागती है? मैं बात कर रही हूं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स की। तो इनको बेटा अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए, इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपकी वेंट्रिकल की वॉल पे बेटा सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर्स बनाने जा रही हूं। आपकी वेंट्रिकल की वॉल पर, आपकी वेंट्रिकल की वॉल पर, देखो ये वेंट्रिकल का वॉल है, आपकी वेंट्रिकल की वॉल पर कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है पैपिलरी मसल्स, जिन्हें बोला जाता है पैपिलरी मसल्स। तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या बना रही हूं? पैपिलरी मसल्स। क्या है ये पैपिलरी मसल्स? सिंपल मसल्स हैं, आपको याद रखना है, जो आपके वेंट्रिकल की वॉल पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको फंक्शन भी बताती जाऊंगी। दीज आर व्हाट बच्चों? दीज आर पैपिलरी मसल्स, दीज आर पैपिलरी मसल्स। मैम ये मसल्स के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि यार इन पैपिलरी मसल्स से ना बच्चों कुछ फाइबर्स अटैच्ड होती हैं जिनको बोला जाता है इस तरीके से। और ये ध्यान देना, ये ध्यान देना मैं कौन सी वेल्व्स के साथ में इनका अटैचमेंट दिखा रही हूं। मैं ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड से अटैचमेंट दिखाऊंगी, मैं सेमील्यूनर वेल्व से नहीं दिखा रही हूं अटैचमेंट। मैं ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड से इनका अटैचमेंट दिखा रही हूं, मैं बिल्कुल भी बेटा इससे अटैचमेंट नहीं दिखा रही, सेमील्यूनर वेल्व से अटैचमेंट नहीं दिखा रही। ठीक है, मैं सेमील्यूनर वेल्व से अटैचमेंट नहीं दिखा रही। तो ये आपको जो मैंने बेटा ब्लू कलर के बना के बताए, जो एक तरफ से आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से आपके पैपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं, इनको बोला जाता है कॉर्डे टेंडने। इनको बोला जाता है कॉर्डे टेंडने। बेटा नाम, आप डॉक्टर बनने वाले हो, टर्मिनोलॉजी से घबराना नहीं है, टर्म्स को बार बार बोल के देखना है। ठीक है, कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे टेंडने एक तरफ से बेटा किससे जुड़े हुए हैं? कॉर्डे टेंडने एक तरफ से जुड़े हुए हैं आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से। किससे जुड़े हुए हैं? एक तरफ से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से, और दूसरी तरफ से ये किससे जुड़े हुए हैं बच्चों? दूसरी तरफ से ये जुड़े हुए हैं पैपिलरी मसल से। मैंने पॉज करके रखा है। दूसरी तरफ से ये जुड़े हुए हैं किससे? पैपिलरी मसल से। आप खुद ही सोच के देखो ना यार, एक तरफ से जैसे मेरे हाथ को मान लो कॉर्डे टेंडन है, ठीक है, और इस तरफ पे पैपिलरी मसल्स और इस तरफ पे है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व। तो इन कॉर्डे टेंडने ने पता है क्या किया हुआ है? इन कॉर्डे टेंडने ने इन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व को ना प्रॉपरली होल्ड किया हुआ है कि भैया ये ढंग से खुले और ढंग से बंद हो। तो ये कॉर्डे टेंडने इनको अलाउ नहीं करते कि ये ऊपर की तरफ बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की रेगुलेशन है प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग की, ये किसके हेल्प से मेंटेन हो रही है? कॉर्डे टेंडने। मैम कॉर्डे टेंडने कौन से चेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल्स में। किससे अटैच होते हैं मैम? एक तरफ से ये पैपिलरी मसल से अटैच हैं, जो पैपिलरी मसल्स आपकी वेंट्रिकल की वॉल पर प्रेजेंट है, और एक तरफ से ये अटैच होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के साथ। और बेटा इसी वजह से इतना प्रॉपर तरीके से बेटा ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, इसके अलावा मुझे तुम्हें इस डायग्राम में क्या बताना है? ये सेप्टम के बारे में लिख लो, जो तुम्हें दिख रहा है यहां, उसके बारे में तो लिख ही सकते हो। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक और चीज के बारे में बताने वाली हूँ, जो चीज के बारे में एक्चुअल में जब मैं तुम्हें हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी ना, हार्ट को भी तो बेटा रिक्वायरमेंट है ना ब्लड की, ऑक्सीजन की, तो हार्ट का खुद का भी एक सर्कुलेटरी पाथवे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उसके अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें वो टर्म यूज होगा। तो मैं पहले से तुम्हें उसके साथ में इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ठीक है, तो हार्ट के ना राइट साइड में, राइट एट्रियम में एक साइनस होता है। साइनस का मतलब तो अभी तक सबको पता ही चल चुका है, साइनस का मतलब तो सबको पता चल चुका है ना। साइनस का मतलब होता है कैविटी। साइनस का क्या मतलब होता है? कैविटी, ओपन स्पेस, है ना। साइनस वर्ड हमने पहले भी यूज किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। यूजुअली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में हम साइनस वर्ड यूज करते हैं। अगर याद आ रहा हो कि ब्लड फ्लोज थ्रू लार्ज ब्लड वेसल्स एंड ओपन इनटू बिग स्पेसेस कॉल्ड एज साइनसेस। हमारे यहाँ ओपन सर्कुलेशन नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी कई कई जगह पे ओपन स्पेस प्रेजेंट होती है। जैसे आपके राइट एट्रियम मैंने जो ये गड्ढा बना रखा है, ये स्पेस बना रखा है,
इसका फंक्शन जो है ना बच्चों, ये तब मैं आपको समझाऊंगी जब मैं हार्ट का सर्कुलेशन आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन ये आप यहीं पे लर्न कर लीजिए कि मैंने ये टर्म कहां यूज किया है और ये चीज कहां प्रेजेंट होती है। इसे बोला जाता है बच्चों क्या, इसे बच्चों क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी, कोरोनरी का मतलब क्या होता है, कोरोनरी का मतलब है हार्ट। मैंने आपको कुछ कोरोनरी से रिलेटेड पढ़ाया है, मेरे को याद, कैरोटिड मैंने आपको बताया, कैरोटिड आर्टरी बताया ना मैंने आपको, कैरोटिड आर्टरी और आयोटा बताया, कोरोनरी वर्ड यूज नहीं किया ना। कोरोनरी का मतलब होता है रिलेटेड विद द हार्ट। तो कोरोनरी साइनस इज अ ओपन स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बेटा राइट एट्रियम। इस डायग्राम से रिलेटेड आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, अरे मैम आपने हमें वो तो बताया ही नहीं है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, वो यहाँ पे नहीं बताया जाता है, वो अलग डायग्राम में बताया जाता है जो कि कंडक्टिंग पाथवे है, उसको हम अलग से अभी नेक्स्ट वही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मेरे को बता दो यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं एक बारी, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। पहले मेरे को बताओ यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या, यस एवरीबॉडी। इसको 2 बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, हाँ बता दो एक बारी बच्चों, यस यस, एनी प्रॉब्लम टिल हियर। काहे नहीं चल रहा है ये, चल गया ना, पक्की बात, लिख लिया ना बच्चों, यहां तक लिख लिया ना। वो जो एसए नोड एवी नोड का लोड मत लो, वो एवी नोड एसए नोड अगले डायग्राम में होगा, कंडक्टिंग पाथवे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, अगले पेज में फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और एनिमेशन भी देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, क्या हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, ठीक है, इसको ब्लैक कलर से ढक देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो बच्चों, ठीक है ना। चलो फिर चैट्स को ऑफ कर देती हूँ मैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी मैं चैट्स ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, जो भी बेटा काम की है, फालतू की बातें नहीं लिखेंगे, है ना। जो आपको उस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा वो पॉइंट्स लिखेंगे, जबरदस्ती की कहानी नहीं बनानी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो नंबर वन बात, नंबर 1 मत लिखो, नहीं तो ऐसे करके तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। हम लिखते हैं हार्ट इज प्रेजेंट between lungs tilted towards left, slightly tilted towards the left, ठीक है, slightly tilted towards the left। दूसरी बात देखो, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी ना तो आपको मजा आ जाएगा कि मतलब ना डायग्राम में मैं जो वहां पे दिखा नहीं पाई ना, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। जैसे ये हार्ट के 4 चेम्बर्स आपने बनाए थे ना बच्चों, हमने वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में ऐसा ही तो हार्ट बनाया था। देखो अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं ना बच्चों, देखो ऑफ कोर्स हमें वो वाला डायग्राम भी आना चाहिए जो अभी हमने बनाया है, सुंदर सा डायग्राम, लेकिन ना साइंटिफिक वे में डायग्राम बंदा कैसे भी बना सकता है। आप 4 डब्बे बना के भी एट्रिया और वेंट्रिकल एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम्हें कल को किसी को एक्सप्लेन करना हो ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें खूबसूरत सा हार्ट बना के एक्सप्लेन करना है, बट तुम अगर साइंटिफिकली उसे सही से समझा दोगे, भले ही तुम ऐसा बना के दिखा दो, है ना, बट उसके जो वो पॉइंट्स है वो सही होने चाहिए, कौन सा ब्लड वेसल कहां से निकाल रहे हो। तो जैसे कि ये 4 चेंबर्स हैं, ठीक है, तो हमने बोला एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी दीवार है, एट्रिया और एट्रिया के बीच में भी दीवार है, तो एट्रिया और एट्रिया के बीच में ये दीवार, ठीक है, एट्रिया और एट्रिया के बीच में ये दीवार, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये दीवार, और वेंट्रिकल और एट्रिया के बीच में ये दीवार। अब मैंने ये कलर से इतना क्यों रंगीन बनाया है और ऐसा क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया बच्चों कि आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया है कि एट्रिया और एट्रिया के बीच में जो दीवार होती है वो पतली होती है, थिन होती है। अ थिन मस्क्यूलर सेप्टम डिवाइड्स द बोथ एट्रिया, डिवाइड्स द बोथ एट्रिया, बहुत गंदी इंग्लिश हो गई, डिवाइड्स बोथ द एट्रिया, ठीक है।
तो बोथ द एट्रिया को डिवाइड करने के लिए पतली एक सेप्टम होती है, पतली दीवार होती है, लेकिन दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए थिक थिक फाइब्रस मतलब दीवार होती है जो दो वेंट्रिकल के बीच में है। इनफैक्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी थिक दीवार होती है। तो याद रखना है कि दीवार बेटा जो है वो सिर्फ थिन होती है इन केस ऑफ बोथ द एट्रिया, बाकी थिक होती है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में। थिक और थिन याद रखना, ठीक है। तो मैं यहां पे वही चीज लिखने जा रही हूं, थिन थिन इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक। यहां पे मैं लिखने जा रही हूं थिक एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। और यहां पे मैं लिखने जा रही हूं थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। डन है सभी का, ठीक है। अब इसके अलावा जो पॉइंट्स बचे हैं वो भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। इसके अलावा मुझे आपको क्या बताना है, हमने पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन 1 पेयर 2 पेयर लिख लिया है। पल्मोनरी वेन के लिए यहीं पे लिख लो बच्चों 2 पेयर, पल्मोनरी वेन के लिए यहीं पे लिख लो 2 पेयर, ठीक है। यहां पे और क्या लिखोगे, एवी वैल्व्स का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट में याद रखने के लिए, मतलब ऐसी वैल्व्स विच आर बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, विच आर बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। फिर यहीं पे बेटा तुम इस तरीके से लिख लो शॉर्ट में, होते हैं ट्राइकस्पेड, होते हैं बाइकस्पेड, बाइकस्पेड को बोला जाता है मिट्राल वेल्व। इन द सेम वे मैंने आपको बताया है सेमील्यूनर वेल्व्स, एक होते हैं aortic semilunar valve which is present beta between left ventricle and aorta, aorta और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। दूसरा है पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या बताना है, कॉर्डे टेंडने, कॉर्डे टेंडने के बारे में एक बात लिख लो बस। इसके अलावा बेटा और कोई पोथियां नहीं बनानी है हमें। प्रिवेंट्स backward movement of AV valves, prevent backward movement of AV valves, that's it, that's it। इसे फटाफट से डन कर लो बच्चों, इसे फटाफट से डन कर लो, फिर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है। डन कर लो फटाफट से, डन 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 डन। 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट से नोट कर लो। मेरे साथ ही कर रहे होगे तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे फिर एनिमेशन देखेंगे बच्चों, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करना जरूरी है। फटाफट से कर लो।
डन हो गया है क्या? डन। एनसीईआरटी में जहां ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है बच्चों, वो करेंगे, ठीक है। व्हाट डज पैपिलरी मसल्स डू? पैपिलरी मसल्स हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ कॉर्डेट टेंडन। कॉर्डेट टेंडन बेटा पैपिलरी मसल से तो अटैच्ड है, ठीक है। पक्की बात? डन 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 एवरीबॉडी? यस। टू 283 ओल्ड एनसीईआरटी, 283 ओल्ड एनसीईआरटी। न्यू का कोई बता ही नहीं रहा है उसकी कोई। टू एक्सप्लेन क्या होता है? ओए हेलो एक्सक्यूज मी, पिछली क्लासेस अटेंड करके आया करो। एक्सप्लेन क्या कर रही थी यहाँ पे? पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? जीवन में पहली बार स्कूल जा रहे हो? 198 इन न्यू एंड 200 समथिंग इन ओल्ड, ठीक है। Human circulatory system, also called as blood vascular system, contain muscular chamber heart and a network of closed blood vessels and blood, the fluid which is circulated. तो इसमें एक हार्ट है बच्चों, इसमें ब्लड वेजल्स हैं और इस ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड है। ये तो हम बता ही चुके थे कि हार्ट का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, तो इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन and it is situated in the thoracic cavity between the two lungs, situated slightly tilted towards the left. lungs के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट तरफ tilted होता है और उसका साइज होता है क्लोज क्लेंज्ड फिस्ट के जितना, इसके जितना, जितना आपका क्लेंज्ड फिस्ट का साइज है उतना ही आपका बेटा हार्ट का साइज होगा। It is protected by a double wall membranous bag called as pericardium. ये भी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं बच्चों कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम होता है, आउटर वाले को पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। आवर हार्ट हैज 4 चेंबर, 2 ऊपर के कंपेरेटिवली छोटे चेंबर्स जिनको एट्रिया बोला जाता है, 2 नीचे के बड़े चेंबर्स जिनको बोला जाता है वेंट्रिकल। अब बेटा जरा ध्यान देना, थिन सिर्फ किसके बीच में? दोनों एट्रिया के बीच में। A thin muscular wall called as interatrial septum separate the right and left atrium, whereas thick walled interventricular septum separate the left and right ventricle. Thick होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में और वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में। The atria and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called as atrioventricular septum, ठीक है। However, each of these septa are provided with the opening through which the two chamber of the same side are connected. However, same side के दोनों चेंबर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो, इसीलिए इन दोनों के सेम साइड के जो दोनों चेंबर है यानी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? ओपनिंग। तो क्या बोला है? द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 मस्कुलर फ्लैप वाला जो कस्प होता है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। Whereas bicuspid or mitral valve guard the opening between left atrium and the left ventricle. Left atrium और left ventricle के बीच में जो गार्डिंग होती है, that is with the help of 2 कस्प वाली valve, उसे बोला जाता है bicuspid या mitral valve या फिर atrioventricular valve. The opening of right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta are also provided with semilunar valve. ऑफ कोर्स राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी में जो हो रही है वो सेमिलुनर वाल्व के थ्रू हो रही है, इसलिए इसे पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम की जो आयोटा के साथ में ओपनिंग हो रही है, दैट इज गार्डेड बाय सेमिलुनर वाल्व, आयोटिक सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। The valve in the heart allow the flow of blood in one direction, that is from atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery and aorta. These valve prevent any kind of blood flow, ठीक है। अच्छा, तुमने बचपन में कभी ऐसे पढ़ा है? कई बच्चे ऐसे पढ़ते थे, the valves in the heart allows the flow of the blood only in one direction, the valves in the heart allows the flow of the blood in one direction, the valves in the heart allows the flow, रट्टाफिकेशन, ऐसे रट्टाफिकेशन होती है, the valves in the heart, ठीक है। तो ऑफ कोर्स valves का जो वो होता है ना बच्चों, valves की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इसीलिए वो यही होती है कि भैया
एक डायरेक्शन में फ्लो हो तो वो ओपन और क्लोज होती रहती है, ओपन और क्लोज होती रहती है, ताकि एक ही डायरेक्शन में, नाउ ऑल्सो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो ब्लड का। ठीक है, तो पहले हम एनिमेशन देखेंगे। करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे पढ़ते हुए देखा है, बहुत सारे। यस मैम, सपोलो को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कंडक्टिंग सिस्टम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, और उसी के बाद ये हार्ट में कार्डियक मसल्स की मैं बात करूंगी। चलो एनिमेशन देखें, बहुत ही शानदार। इसको करते हैं, लाइट को ऑफ करूं। देखो इसमें ना बेटा उतनी चीजें, क्योंकि ना हर कुछ, कई सारे वीडियोस होती हैं जिसमें बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, तो हमें ना बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान को हटाते हुए चलना है। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान को हटा देना, जो काम का है सिर्फ वो समझना। लंग्स के बीच में हमारा हार्ट, ब्लू वाला जो तुम्हें दिख रहा है, और जो तुम्हें ये देखना, ब्लू वाला सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा, रेड वाला सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेंट्रिकल्स हैं, ये एट्रिया है। मैं एक बारी ना पहले इसी में बताती हूं तुम्हें। ये वेंट्रिकल्स है, ये एट्रिया है, ये सुपीरियर वीना केवा है, ये इंफीरियर वीना केवा है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं 2 पेयर, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये आयोटा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो रही है ना। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व, और ये क्या है, कॉर्डेट टेंडन है। पहले मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ ताकि तुम्हें ऐसी ही मौत आ जाएगी, नहीं तो। ये आपके क्या है, ये है सेमील्यूनर वाल्व, ये भी है सेमील्यूनर वाल्व। तो थोड़ा ना दिमाग को खोल के देखना। ठीक है, चलो ये पंपिंग हो रही है हार्ट की, जो अभी हम पढ़ेंगे भी मैकेनिज्म। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे फायदे की चीज है, जितना लर्न कर पाओ किसी भी चीज से, और टाइम पास मत करो। जो बाकी तो बेटा टाइम पास करते हैं उनको करने दो टाइम पास। अच्छा, अब देखो बेटा कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व से गार्डेड है। अभी वो दिखाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पे कौन सी वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये देख रहे हो, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये क्या है, ये कॉर्डेट टेंडने है, ये वाले कॉर्डेट टेंडने हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब यहां से बेटा ब्लड देखो ऊपर जा रहा है, कहां से, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वाल्व है, दैट इज द पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये ऑक्सीजन के लिए बेटा लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन भर जाएगा उसके अंदर, फिर पल्मोनरी वेन से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जिनके बीच में अभी आपको दिखाया जाएगा बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, दोनों के बीच में ये वाली वाल्व बाइकस्पिड। ये क्या है, कॉर्डेट टेंडन है। ये क्या है बेटा, ये पैपिलरी मसल्स है, दिख रही है, ये पैपिलरी मसल्स है जो वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेजेंट होती है। पैपिलरी मसल्स कहां पे प्रेजेंट है, वेंट्रिकल की वॉल पे। कौन किससे अटैच कर रही है, कॉर्डेट टेंडने। कॉर्डेट टेंडने किससे अटैच है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। अब देखो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये कौन सा वाल्व दिखाया, सेमील्यूनर वाल्व, जो आयोटा में है, और ये आयोटा से होता हुआ फुल बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, सारा फुल बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। इसी तरीके से सर्कुलेशन होती है, बट इतना आसान नहीं होता है प्रोसेस जितना आसान यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इतना आसान तो है नहीं, ऑब्वियसली इट टेक्स अ होल लॉट। हाँ, आई थिंक इतना ही तुम्हारे लिए अभी काफी है, तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल एनिमेशन एंड आई होप इससे और थोड़ा बेटर तुम्हें लगा होगा। हालांकि बेटा हमने सारी चीजें करी हुई है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बेटर लगा, अच्छा लगा, यस, यू ऑल कुड रिलेट विद द डायग्राम, यस एवरीबॉडी। ठीक है, यस। हार्ट अटैक का क्या रीजन होता है, फजान पहले पूरा हार्ट तो पढ़ ले, पहले अटैक समझना है तेरे को।
डॉक्टर बनने से पहले ट्रीटमेंट करने लग जाएगा क्या? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यूजफुल टू यू ऑल? यस। ये क्यों नहीं बन रहा है फिर, ये क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, कंजूस, कंजूस है बिल्कुल। एनिमेशन आने में भी कंजूसी करूं मैं? आए बड़े नहीं तो। अब हमें पढ़ना है कंडक्टिंग सिस्टम। जो मैं आपको बता रही थी ना बच्चों की, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ब्लड का फ्लो होना। अपने कंडक्टिंग सिस्टम अगर अपने पास नहीं होता ना, तो अपने हार्ट में ऐसे अपने आप से ततास्तु नहीं हो रहा है बेटा कि ब्लड आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल जाएगा, वेंट्रिकल से आयोटा पल्मोनरी आर्टरी जाएगा। इट इज नॉट दैट इजी प्रोसेस। इट इज ऑफकोर्स, मतलब इट इज नॉट दैट छोटू सा प्रोसेस। इसके पीछे बहुत सारी और भी कार्यक्रम होता है। इसमें हमें पढ़ना होता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बेटा, आई थिंक तुम लोगों ने ये सुना हो अपने आसपास में कि किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके हार्ट में पेसमेकर लग गया है। शायद तुमने सुना हो इनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इनके हार्ट में पेसमेकर लग गया है। तो मैं अभी वही पेसमेकर शेषमेकर की ही कहानी तुम्हें मैं बताऊंगी, जिसमें कंडक्टिंग पाथवे आएगा। तुम्हें पता है ये जो हार्ट ऐसे धक धक, तुम्हें जो आवाज आ रही है धक धक, धक धक नहीं लपडप, ये तुम्हें कैसे आ रही है भैया? और तुम्हारा हार्ट ऐसे जो पंप करता रहता है, जो तुमने अभी वीडियो में देखा, ऐसे 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 कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? इस पूरी चीज के लिए तुम्हारा कंडक्टिंग पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें तुम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हेयर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, यस, ठीक है ना? चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में बेटा हम क्या करते हैं, पहले अब तुम्हारे चार्ट्स को पहले ऑफ करते हैं, और फिर बेटा हम क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तुम ये मत बोलना कि मैम फिर से डायग्राम, ये बहुत इजी सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। बायो का बेटा मजा ही क्या है अगर हमने बिना डायग्राम के सिर्फ कहानी लिख दी है ना। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट हेडिंग डालो और फिर ये बनाना स्टार्ट करो मेरे साथ में। छोटा सा डायग्राम है, बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम है नहीं, तो कोई मौत नहीं आएगी, ऐसा मुंह मत सड़ाना बच्चों। छोटा सा डायग्राम है। एक तो ना इतना ठंडा मौसम है, उसमें भी बेटा एकदम ना फ्रीज कर देंगे लोग यहाँ ना। जैसा बना रही हूं बिल्कुल वैसा बनाना, ठीक है? पहले तो मैं AC का टेम्परेचर ठीक करके आई बच्चों, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना। अरे यार, एक बार गड़बड़ होती है ना, फिर वो सही नहीं बन रहा होता। चल, ये समझ आ रहा है ना? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, वेंट्रिकल की वॉल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसके बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज SAN. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज SAN, ठीक है? और उसके लिए मुझे तुम्हारे कमेंट्स को ऑन करना पड़ेगा। ह्यूमन हार्ट को बच्चों, ह्यूमन हार्ट को क्या बोला जाता है? ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। अपना हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट होता है और न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, दो तरीके के हार्ट होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। मायो का क्या मतलब होता है? मायो का मतलब होता है कि बेटा हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अब देखो, अब मैं पहले से आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों 11वीं कक्षा, आपने 10th क्लास में हो सकता है बहुत सारी चीजें ना पढ़ी हो। शायद तुम्हारा एक चैप्टर था जिसमें तुम्हें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया गया है। कई आधे बच्चे तो बेटा पढ़ के ही नहीं आते हैं, ठीक है? उनको सबसे ज्यादा मौत उन्हीं को आती है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के आए, जहां तुम्हारे न्यूरॉन्स के बारे में बताया है,
दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे कंडक्शन होता है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो कंडक्शन के बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर नहीं भी है, चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि तुम्हें मैं थोड़ा सा समझा पाऊं, ठीक है। अच्छा देखो, न्यूरॉन्स क्या करती है बेटा, सिग्नल भेजती है ना, एक जगह से। जैसे तुमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तुमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो तुमने हाथ पीछे कर लिया, क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज को फील किया, तुम्हारे पास रिसेप्टर्स थे, वहां से न्यूरॉन सिग्नल लेके गई ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग हुई, तुमने या जहां पे भी लेके गई स्पाइनल कॉर्ड में, तुमने रिफ्लेक्स एक्शन शो किया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली तुम ये चीज पढ़ते हो, जो आगे हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है। पर तुम्हें बहुत सारी बेसिक्स हो सकता है तुम्हें ना पता हो, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, कई एनिमल्स के हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके हार्ट में अगर इंपल्स क्रिएट करनी है, कोई भी इवेंट इंपल्स क्रिएट करनी है, मतलब कोई इंपल्स का मतलब होता है बेटा कोई एक्शन, मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी इंपल्स का मतलब कैसे समझ सकते हो, क्योंकि तुमने मतलब किस तरीके से इजीली समझ सकते हो, रिएक्शन। बेसिकली तुम ऐसे समझ सकते हो कि यार, क्योंकि तो अभी तुम्हें नहीं पता है, तो मैं तुम्हें एकदम आम भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूं कि भाई तुमने कुछ बोला और मैंने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया, उसे तुम इंपल्स मान लो, ठीक है। और तुमने कुछ बोला और मैं चुपचाप से ऐसे बैठी हुई हूं, मैं कोई एक्शन ही नहीं कर रही हूं, मैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर रही हूं, मतलब मैंने कोई इंपल्स ही नहीं दिया, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, काइंड ऑफ स्टिमुलस समझ रहे हो। स्टिमुलस तो नहीं बोलते हैं वैसे, बहुत अंतर है दोनों में, पर ऐसे समझ लो कि कोई रिस्पॉन्स देना, कोई रिस्पॉन्स देना, ठीक है। मैं कह रही हूं कि ऐसे एनिमल्स जिनका हार्ट जो है किसी भी तरीके का इंपल्स जनरेट करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। उनका जब तक नर्वस सिस्टम उनको इनपुट नहीं देता है, बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ नहीं आती है, तब तक उनमें बेटा इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती, उनमें हार्ट बीट, मतलब हार्ट जो बीट कर रहा है प्रॉपरली, वो नहीं हो सकता जब तक कि कोई प्रॉपर सिग्नल उनको बाहर से ना मिले, नर्वस सिस्टम से ना मिले, एक्सटर्नल स्टिमुलस उनको ना मिले, तब तक बेटा वो कोई भी काम शुरुआत नहीं कर सकते, पंप करना शुरू नहीं कर सकते, बीट करना नहीं शुरू कर सकते। ऐसे हार्ट को बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरो टर्म आया है कहां से? नर्वस सिस्टम से। ये वर्ड समझाना बहुत जरूरी है, भले ही आपके एनसीईआरटी में मायोजेनिक दिया है या नहीं है, पर ये एक ऐसी टर्म है बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूं, हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट को बोला जाता है मायोजेनिक हार्ट। हमारे हार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है या नहीं है, हमें किसी एक्सटर्नल, आपको पता होगा कि हार्ट को कुछ टाइम तक अगर हमारे बाहर भी रख दिया जाए तो वो अपने आप बीट करती है, सुनाइए। तो हमारा जो हार्ट होता है उसे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, उसे ब्रेन के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा मैं अगर बोल रही हूं ना, तो मेरे को मेरे ब्रेन से सिग्नल मिल रहा है, या मैं हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रही हूं और हाथ पीछे कर रही हूं, तो सिग्नल आ रहा है कहीं से, तभी मैं ये कर पा रही हूं। लेकिन हार्ट को पंप करने के लिए या हार्ट में इंपल्स जनरेट करने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो अपने मर्जी का मालिक होता है, सुना है ना। और इसीलिए हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक। हार्ट में ही कुछ ऐसी स्पेशल मसल फाइबर्स होती है जिसके कारण, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हार्ट खुद से उस इंपल्स को जनरेट कर सकता है बिना किसी के मदद के। मेरी बात समझ पा रहे हो? धीरे धीरे करके समझो, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो मस्त आपको एकदम पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट इसलिए होता है क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल को, क्योंकि तुम अभी बेटा न्यूरॉन्स वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो तुम्हें क्या समझना है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब एक्टिविटी समझ लो, किसी तरीके का रिस्पॉन्स देना, तुम उसको एक्शन पोटेंशियल, तभी तुम बेटा चीजों को सरल तरीके से समझ पाओगे। धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो तुम्हें हर चीज क्लियर होगी, लेकिन अभी तुम्हें टॉपिक की क्लैरिटी हो तो तुम एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स को क्या समझोगे कि रिस्पॉन्स कर पाना, ठीक है। तो आपका हार्ट खुद से बेटा रिस्पॉन्स कर पाता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल मसल फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट इटसेल्फ कॉल्ड एज नोडल टिश्यूज, जो हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हेयर्स, पोरकिंजे फाइबर्स, ये नोडल टिश्यूज हैं, मसल फाइबर्स हैं, हार्ट की स्पेशल मसल फाइबर्स हैं,
ऑटो एक्साइटेबल होती है, खुद से इंपल्स जनरेट कर सकती है। जैसे कि ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप के डांट की, पिटाई की, जूतों की, चप्पलों की जरूरत नहीं होती है, खुद से पढ़ सकते हैं। और कई बच्चे होते हैं जिनको बेटा जूते चप्पल एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होता है, तभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अपना हार्ट उन हार्ट में से नहीं है, अपना हार्ट खुद से समझदार है, खुद से एक्शन पोटेंशियल एक्टिविटी कर पाता है मायोजेनिक। आई थिंक अब तक तो बेटा समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले इसके बगल में यहाँ पे ना यही लिख देती हूं कि ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक है, अपना हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। दिस इज ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हाँ, इससे तुम्हें मस्त समझ में आया होगा क्योंकि रिलेट कर पाते हो ना अपने आप से। टू इनिशिएट एक्शन, हाँ, पोटेंशियल और इम्पल्स does not require external stimulus। बेटा एक चीज और कान खोल के सुन लो तुम सभी, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, जिस बच्चे को ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा उस बच्चे को कार्डियक साइकिल नहीं समझ में आएगा। और कार्डियक साइकिल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट्स में मजा आता है ना तो वो एक बहुत ही एक्सट्रीम कंसेप्चुअल टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो कार्डियक साइकिल आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये वो सारा मैकेनिज्म है जिससे कार्डियक साइकिल चलती है। आपका जो कार्डियक साइकिल है, लबडब होता है, वो तभी समझ में आता है। तो कान खोल के और दिमाग खोल के सारे बच्चे बेटा बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े। ये टॉपिक अगले टॉपिक का बेस है, अगले टॉपिक में मौत आएगी अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी, ठीक है। बच्चे कह रहे स्पैमर्स आर न्यूरोजेनिक। बेटा स्पैमर्स इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनको एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस जितना भी दे दो बेटा उनको कोई असर नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ढीठ ही रहते हैं। वो ना न्यूरो है ना मायोजेनिक है, कुछ नहीं है। अब मैं बेटा, हाँ, अब मैं ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ इसका कारण बेटा क्या है। अच्छा, इसका कारण ना मैं आगे लिख दूंगी, क्योंकि ना वो यहाँ पे लिखूंगी तो बाकी नोडल टिश्यूज के बारे में मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो ये वाला पॉइंट ना आप लास्ट में नोट करना कि ह्यूमन हार्ट हैज, मेरे पास जगह है, इसको आप लास्ट में नोट कर लेना। ह्यूमन हार्ट हैज स्पेशल मसल फाइबर्स called as nodal tissue, जो कि क्या होती है, ऑटो एक्साइटेबल, खुद से एक्साइट हो सकती है, ऑटो एक्साइटेबल, खुद से एक्साइट हो सकती है, बाहर के किसी फैक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस यस, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नोडल टिश्यू से, जिसे बोल रहे हैं SAN। इसको प्यार से SAN बोला जाता है, वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। क्या बोला जाता है, साइनोएट्रियल नोड। नोडल टिश्यू है ना बेटा, ये न्यूरॉन्स नहीं है, ये न्यूरॉन्स नहीं है, ये क्या है, स्पेशल मसल फाइबर्स जो ऑटो एक्साइटेबल होती है, स्पेशल मसल फाइबर्स जो ऑटो एक्साइटेबल होती है, ठीक है। अच्छा, साइनोएट्रियल नोड, सबसे पहली एक चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि इसकी फुल फॉर्म, मैं इसको ना वो कर देती हूँ, ठीक है, चैट्स को ऑफ कर देती हूँ, लास्ट में आपसे पूछ लूंगी, ठीक है। हाँ, तो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ नोडल टिश्यू। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, दूसरा पूछा जाता है इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन आप डायग्राम से ही बेटा बता सकते हो। इट इज लोकेटेड वेयर, इन द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम में लोकेटेड है। राइट एट्रियम में भी अगर आपसे मैं पूछूं कि ये राइट एट्रियम के राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, तो ये खुद ही बेटा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट साइड पे है।
टॉप पे है या नीचे है, टॉप पे है, सेंटर में है या कॉर्नर में है, कॉर्नर में है। तो ये आपसे लोकेशन भी पूछी जाती है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। तो अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, इसकी लोकेशन, वेयर इज इट लोकेटेड, वेयर इज इट लोकेटेड बच्चों? टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसमें कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो तुम्हें डायग्राम में ही क्लियरली दिख रहा है, ये तुम्हें डायग्राम में ही क्लियरली दिख रहा है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसे बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, जो आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस? पेस का मतलब होता है स्पीड। आपका दिल किस स्पीड से धड़केगा, धक 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 धक। आपका हार्ट किस पेस से बीट करता है, आपका जो हार्ट का आपकी जो हार्ट का बीट है, मैं बोलने वाली थी, तो हार्ट का जो पेस है, जो आपकी हार्ट बीट कर रही है, उसको कंट्रोल करने वाला होता है आपका पेस मेकर। पेस मेकर से ही बेटा शुरुआत होती है उन सिग्नल्स की, उन इनपुट्स की, जिसकी वजह से आप हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बोल रहे हो। यही बेटा वो कार्यक्रम करता है, वो क्रिया करता है, वो चीज करता है जिससे आपकी हार्ट बीट इनिशिएट होगी। समझ आ रही है बात? अगर ये खराब हो जाता है किसी इंसान में तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, इसीलिए उसे पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि उसको पेसमेकर की जगह पे लगाया जाता है। आपका नेचुरल पेसमेकर तो है आपके पास, बाई चांस वो खराब हो गया तो यहां से सिग्नल्स ही नहीं आएंगे, यहां से इंपल्स ही नहीं जनरेट होगी, यहां से कोई एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जनरेट होगा। तो अगर ये खराब हो गया तो बेटा इस जगह पर वो फिट कर दिया जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो अब बेटा इसकी जगह पर काम करेगा आर्टिफिशियली। ठीक है, अब लाइक आई सेड, क्योंकि तुमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, कुछ टर्म्स तुम्हारे लिए नए होंगे, पर उसको अभी बेटा बिल्कुल पढ़ते जाओ। जैसा मैम बोल रही है, मैम की बात पे तो तुम्हें विश्वास है, हम आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। अभी तुम उन चीजों को बस लर्न करो, जो एक आधा चीजें तुम्हें नहीं पता है फ्यूचर में काम आएंगी। तो जैसे कि मैं बोल रही हूं, इससे बोला जाता है पेसमेकर। क्यों बोला पेसमेकर? क्योंकि यही वो बेटा पार्ट है जो ये डिसाइड करता है कि हार्ट का पेस क्या होगा। 72 बीट्स पर मिनट, हमारा हार्ट कितने टाइम धड़कता है एक मिनट में? 72 टाइम्स पर मिनट, है ना? इतने टाइम हमारी हार्ट बीट करती है। तो ये इतने टाइम क्यों बीट करती है? क्योंकि आपका जो एसए नोड है ना, जब वो इंपल्स जनरेट करता है तो वो पर मिनट कितना इंपल्स जनरेट करता है? 70 से 75 टाइम्स। तो जितनी बार इसने इंपल्स जनरेट किया, जितनी बार इसने एक्शन पोटेंशियल किया, उतने टाइम आपका हार्ट बीट करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो वो मैंने इंपल्स का क्या मतलब समझाया था? रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स करना। तो कई होते हैं जो चप्पल खाने वाले, जो मैं बता रही थी कि तुमने चप्पल मारी तो रिस्पॉन्स किया, मारी तो रिस्पॉन्स किया। कितनी बार किया? 72 टाइम किया। ये अपने आप से कर रहा है, ये अपने आप से कर रहा है। 72 टाइम का एक एवरेज बताया आपके, 70 से 75 टाइम्स ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एग्जैक्ट एक्शन पोटेंशियल होता क्या है वो मैं आगे के आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो, वो कोई किसी तरीके का एक एक्शन होगा जो वो कर रहा है, कोई एक एक्टिविटी होगी जो वो कर रहा है। कितने टाइम? 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। इसी वजह से तुम्हारी हार्ट बीट भी 72 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये कितना जनरेट करता है? इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल कितने टाइम्स बच्चों? 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। पहले तुम इसे नोट करो तभी मैं आगे बढ़ूंगी, पहले तुम इसे नोट करो तभी मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, पहले इसे नोट करो। जल्दी 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 कर लो। यस, डन।
जिस तरीके से बेटा एक स्पेशल नोडल टिश्यू आपका ऐसे नोड है, अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं है ना, इट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार जो चीज आपका पेस मेकर कहला रही है, जब आपका हार्ट का पेस मेकर ही खराब हो जाए, तो ऑब्वियसली जिस जगह पर एग्जैक्टली पेस मेकर लोकेटेड है उसी जगह पर एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल पेस मेकर को कहां पे प्लेस किया जाता है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर को वहीं पे प्लेस किया जाता है जहां असली पेस मेकर है। मेरी बात समझ रहे हो? असली पेस मेकर जहां है वहीं पे आप पेस मेकर को प्लेस करोगे, नकली वाले को, आर्टिफिशियल वाले को, ठीक है। तो जिस तरीके से बेटा ऐसे नोड है ना, अब मैं आपको ना आगे आने वाले अभी कार्डियक साइकिल वाले टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं कह रही हूं ना कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, आप अभी समझोगे कि भैया क्यों जनरेट करता है, आखिर क्या करेगा ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, क्या करेगा ये, किसी को एक्शन पोटेंशियल सिग्नल, मान लो कोई सिग्नल दिया, क्यों कर रहा है ये सिग्नल जनरेट, किसको भेजना है इसे सिग्नल, और जिसको भी भेजेगा उससे क्या होने वाला है, वो सारी चीज अभी आप समझोगे। ये जो हार्ट की पंपिंग हो रही है इन्हीं के इंफॉर्मेशन से हो रही है, इन्हीं के इनपुट से हो रही है, ठीक है। तो जैसे ऐसे नोड है बच्चों, वैसे ही आपका यहां पे भी एक और है, यहां पे भी एक और चीज है, इसे बोला जाता है एवी नोड। अब इसकी लोकेशन बेटा ऐसे नोड से कंपेयर करके मुझे बता पाओगे इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या आप ऊपर ऐसे नोड से कंपेयर करके मुझे बता पाओगे इसकी लोकेशन क्या बोल पा रहे हो, क्या बोल पा रहे हो? एवीएन का मतलब होता है एवी नोड, एवीएन का मतलब क्या है? एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आपके ऐसे नोड की लोकेशन क्या थी? टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम में है, बट लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। यस यस, तो इसके लोकेशन सबसे पहले लिखते हैं, इसकी लोकेशन सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एक सेकंड बच्चों टाइम दे दो मुझे। हेलो हेलो, यस, नो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, लोकेशन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अब बच्चों देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकी वैसे लोकेशन ही पूछी जाती है, जैसे इसका एक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि कितने टाइम एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स जनरेट करती है, बाकी किसी के लिए लिखा नहीं हुआ है, बाकी किसी भी नोडल टिश्यू के लिए एनसीईआरटी ने लिखा नहीं हुआ है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्योंकि बेटा यूजुअली ना हम क्या करते हैं, हम सारे लोग ना यही पढ़ते हैं कि ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, यानी ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इनिशिएट होता है, वो 70 से 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल करता है। तो हम ये भूल ही जाते हैं कि सिर्फ ऐसे नोड ही ऑटो एक्साइटेबल नहीं है, आपके सारे नोडल टिश्यू बेटा ऐसा एक्शन जनरेट कर सकते हैं। ऐसे नोड सबसे ज्यादा करता है, पर एवी नोड भी इस तरीके से इंपल्स जनरेट कर सकता है। इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी बंडल ऑफ हिग्स, वो भी कर सकता है, और पुरकिंजे फाइबर वो भी कर सकता है। जो भी मैं आपको नोडल टिश्यू पढ़ाऊंगी वो सारे नोडल टिश्यू कुछ एक्शन पोटेंशियल, कुछ रेस्पॉन्स कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये एक लाइन में दिया हुआ है दैट ऑल द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, ऑल द नोडल टिश्यू कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल बट एट डिफरेंट पेस। ऐसे नोड सबसे ज्यादा करता है, एवी नोड उससे थोड़ा कम करता है, उसके आगे आने वाले और कम करते हैं। पर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए मैम अगर हमारा ऐसे नोड खराब हो गया तो फिर मैम जब बाकी कर सकते हैं तो पेसमेकर क्यों लगाने की जरूरत है? आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम एवी नोड भी तो कर सकता है ना इंपल्स जनरेट। पहली बात तो बेटा इसके इंपल्स का भी कोई डेफिनेटली काम होगा, इसके बिना बेटा सिर्फ एवी नोड के काम चलाने से नहीं होगा। ये कर सकता है, कंपैरेटिवली कम करता है, प्लस सिर्फ इसके काम करने से नहीं चलता है,
इसका काम करना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए पेसमेकर की जरूरत पड़ती है, भले ही बाकी जो नोडल टिश्यू हैं वो भी अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी शो कर सकते हैं, बट स्टिल इसकी एक्टिविटी की आपको जरूरत पड़ेगी, आगे आपको धीरे धीरे कनेक्ट करेगा, क्यों, ठीक है। तो एवी नोड भी बेटा एक्शन पोटेंशियल इंपल्स जनरेट कर सकता है, रिस्पॉन्स शो कर सकता है, बट कितने टाइम ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। अभी आपको सारा कुछ कनेक्ट करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ कनेक्ट करेगा, ठीक है। कितने टाइम करता है, 60 से 65 टाइम पर मिनट, ठीक है, ठीक है। तो एवी नोड से बेटा आगे आ रहा है, एवी नोड से बच्चों आगे क्या आ रहा है, एवी नोड से आगे आ रहा है ये जिसे बोलते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज। ये आपका जो दो वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है ना उसमें प्रेजेंट है, देखो दो वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है उसमें प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज आगे जाके ऐसे डिवाइड कर जाती है दो पार्ट्स में, और फिर आगे जाके बनाती है पुरकिंजे फाइबर, जो कि कहां बन रही है पुरकिंजे फाइबर, आपके वेंट्रिकल की वॉल पर। सबकी लोकेशन याद रखनी है, सबकी लोकेशन याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको, ये नंबर 3, इसे आप बोलो बंडल ऑफ हिज। हालांकि आपकी थ्योरी में अलग चीज दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में अलग चीज दी हुई है, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में इसे बंडल ऑफ हिज बोला है और आपके थ्योरी में दिया हुआ है कुछ और। मैं दोनों चीजें आपको क्लियर कर दूंगी, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बट पहले ये तो समझ लो, फिर वो जो एनसीईआरटी में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिया हुआ है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल बोल सकते हो, क्योंकि ये एवी नोड से अराइज हो रही है, एवी नोड से अराइज होने वाली एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज बोल लो, ठीक है। अब ये कहां लोकेटेड है बच्चों, इसकी लोकेशन कहां है, इसकी लोकेशन कहां है, इसकी लोकेशन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये तो बहुत इजी है लोकेशन। क्या ये भी बेटा कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, क्या ये भी कोई इंपल्स जनरेट कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। कितने टाइम्स, इससे थोड़ा कम, कितने टाइम, इससे थोड़ा कम, कितना, इट कैन जनरेट बच्चों एक्शन पोटेंशियल अराउंड 40 से 45 टाइम्स, 40 से 45 टाइम्स। सबसे ज्यादा एसए नोड, उससे कम एवी नोड, उससे कम बंडल ऑफ हिज, उससे कम पुरकिंजे फाइबर्स। तो लास्ट हम लिखेंगे किसके बारे में, अब मैं इसको समराइज करूंगी, पहले आप बना लो फिर मैं इसे समराइज करूंगी। पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स कहां लोकेटेड है बच्चों, पुरकिंजे फाइबर्स की लोकेशन है वेंट्रिकल की वॉल पर, वेंट्रिकल की वॉल पर लोकेशन, वेंट्रिकल वॉल। क्या ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, यस, लेकिन बंडल ऑफ हिज से भी कम, बंडल ऑफ हिज से भी कम, कितना, 20 से 25 टाइम्स पर मिनट। पहले आप इसे नोट करो, मैं इसे अब वापस से समराइज करूंगी, मैं आई विल मेक श्योर कि आपको ये सारा लर्न हो, तो बिल्कुल घबराना मत, सारा समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके लिए नहीं है ना, उसमें थोड़ी पानी भिजा देना भैया से, गर्म पानी, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, ओके। बट आई एम श्योर कि काफी सारे बच्चों को तो वैसे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले इसे बना लो, ठीक है, पहले इसे बना लो। फटाफट से करो।
पहले मेरे को ये बताओ कि तुम लोगों ने ये बना लिया है, तो मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने बना लिया है, तो मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी। बना लिया है? हमने ये 10th में पढ़ा था। अच्छा, ठीक है। अब बेटा बिल्कुल पेशेंस के साथ में सुनना। अब मैं सेंटर पे खड़ी होगी, साइड लेफ्ट राइट नहीं होंगी मैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ में सुनना, इसको वापस से समझने जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये आपके ना अगले टॉपिक का बेस है, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन है ना? मैं चैट्स को ऑफ कर दे रही हूँ बच्चों, नहीं तो ना बच्चे अननेसेसरी चैट्स करते हैं, फिर मैं वो डेविएट हो जाती हूँ, ठीक है। ऑलरेडी डन? हाँ, ठीक है। ऑल स्टडी इन 10th, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनना मेरी बात। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्यों बोला अपने हार्ट को? क्योंकि हमारा हार्ट खुद से पंप कर पाता है, खुद से बीट कर पाता है, उसे किसी सिग्नल की, बाहर के सिग्नल की जरूरत नहीं है, वो ऑटो एक्साइटेबल है। तो ऑटो एक्साइटेबल क्यों है? वो कैसे खुद से बीट कर पाता है? बिकॉज हमारे पास स्पेशल नोडल टिश्यूज हैं, जिनका नाम क्या होता है? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। ये हमारे स्पेशल नोडल टिश्यूज हैं जो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। उन्हें किसी न्यूरॉन्स के सिग्नल की या ब्रेन के इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं, एस ए नोड। लोकेशन क्या है? आपके टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है। अच्छा बच्चा, एक चीज मुझे बताओ कि आप कह रहे हो कि आपके राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, कहां से? सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है मैम पल्मोनरी वेन के थ्रू। चलो मैं चार्ट्स ऑन करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ना रेस्पॉन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे तुम्हारे रेस्पॉन्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चार्ट्स ऑन कर रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? यस, मैं क्या बोल रही हूँ, तुमने एक चीज पढ़ी कि भैया हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से। फिर तुम ये भी पढ़ रहे हो कि मैम लेफ्ट एट्रियम से सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट एट्रियम से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। बट बेटा ये सारा ब्लड ऐसे ही नहीं चला जाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये सारा ब्लड अपने आप से एक जगह से, यार एसी का टेम्परेचर जैसे 24 कर देना प्लीज, और फैन स्पीड कम कर दे। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर बेटा सारा ब्लड इतनी इजीली चला जाता, या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड इतना इजीली चला जाता, तो फिर तो तुम्हें किसी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ऐसा है बेटा कि जैसे मैंने कपड़े धोए, अब मैंने कपड़े धोए, मैंने पानी से ऐसे करके निकाला और उसे ऐसे ही टंगा दिया, तो ऑफकोर्स बेटा ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे की तरफ जाएगा। सारा पानी झड़ जाएगा क्या? सारा पानी नहीं झड़ेगा। कुछ ब्लड तो डेफिनेटली, जब मैं कपड़े को ऐसा करके सुखाऊंगी तो कुछ पानी तो उसमें से गिरेगा ही नीचे। लेकिन सारा ब्लड अगर सारा ब्लड नहीं, सारा पानी, सारा मतलब मैक्सिमम जितना पानी मैं नीचे कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे उस कपड़े को क्या करना पड़ेगा? स्क्वीज करना पड़ेगा। जब मैं उस कपड़े को ऐसे स्क्वीज करूंगी तभी वो पानी नीचे आएगा ना। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अब तुम हार्ट को बेटा कपड़े की तरह तो स्क्वीज नहीं करते हो, लेकिन एट्रियम से ये इंश्योर करना कि भैया सारा ब्लड वेंट्रिकल में जाए, जितना जा सकता है, जितना जा सकता है उतना जाए, तो वो अपने आप से नहीं जाता है। अब कंप्लीट अगर वेंट्रिकल को तुम्हें भरना है, ऊपर से सारा ब्लड नीचे लेके आना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें उस एट्रिया को स्क्वीज करना पड़ेगा। रिलेट कर पा रहे हो? यस, ये इस टॉपिक का मैं कार्डियक साइकिल का ही बेस बता रही हूं मैं तुम्हें। उसी के लिए तुम्हें ये कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए बच्चों। तो तुम जब एट्रिया को ऐसे पिचकाओगे, इमेजिन करो ना, खुद ही इमेजिन करो, जब मैं चेंबर्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो तुम खुद ही इमेजिन कर पा रहे हो कि वहां उसका ब्लड अपने आप नीचे जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? यस। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें चीजें चाहिए ना भैया। ऐसा तो नहीं तो तुम तो अपने आप बोल रहे हो कि मैम पल्मोनरी वेन से आया, मैम सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा से आया, अपने आप जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अपने आप से थोड़ी जा रहा है भैया। अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में कंप्लीटली ब्लड को भरना है तो एट्रिया के चेंबर्स को पिचकाना पड़ता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा? उसके पास कहां से सिग्नल आया कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? उसके पास कहां से सिग्नल आया कि भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि मेरा ब्लड खाली हो जाए, नीचे चला जाए? तो वो सिग्नल बेटा कौन देता है, जिसको मैं आगे लिखवाऊंगी अभी, वो सिग्नल कौन देता है? आपका एसए नोड।
ये जो मैं कह रही हूँ ना 70 से 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो अपना जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वो जो इंपल्स क्रिएट कर रहा है, उसको कहाँ भेजता है? वो उसको भेजता है दोनों एट्रिया में, ताकि दोनों एट्रिया क्या कर जाए? दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ पा रहे हो ना? ये बेटा सीढ़ी की तरह होता है, एकदम से ना नीचे से हम टॉप पे नहीं पहुंच जाते, धीरे धीरे टॉपिक समझ में आता है। हमें भी मौत आती है कि ऐसे बच्चों को कैसे समझाएं जिनको थोड़ा न्यूरॉन्स का मतलब थोड़ा बेसिक एक्शन पोटेंशियल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। हर साल का यही सीन होता है, बट बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे नोड से जो सिग्नल भेजा ना, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, दोनों एट्रिया को भेजा, ताकि भैया एट्रिया तुमको मेरे से इंफॉर्मेशन आई है, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम अपना ब्लड वेंट्रिकल में भेजो। नहीं तो पता है बेटा, अगर ऐसे नोड खराब होगी ना तो कंप्लीटली ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, इनकम्प्लीट फिलिंग रह जाएगी, कंप्लीट ब्लड नहीं जाएगा। समझ आ रही है बच्चों बात? लेकिन अभी कंप्लीट, अब यानी कि अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट विल हैपन इफ द एसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, तो यू कैन टेल मी कि मैम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, एट्रिया इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी ना बेटा इवेंचुअली करता है, बीच में भी एक चीज है, लेकिन आज मैं तुम्हें ओवरलोड नहीं करूंगी, ये कॉन्सेप्ट मैं कल के दिन पे तुम्हें समझाऊंगी। अभी मैं तुम्हें यही सब बता रही हूँ कि ऐसे नोड ने कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, तो इवेंचुअली क्या हुआ? तुम्हारा एट्रिया स्क्वीज कर गया। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मामला खत्म नहीं होता है, सिर्फ एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना हमारा पर्पस नहीं है। आगे बेटा अब तुम मुझे एक चीज सोच के बता। अच्छा एक चीज और मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। अच्छा एट्रिया से तो वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाएगा? फिर भी तुम थोड़ा बहुत सोच पाते हो कि यार ठीक है ना, हार्ट ऐसे प्रेजेंट है, ऊपर से नीचे तो ब्लड आ ही सकता है। लेकिन बेटा क्या तुमने कभी सोचा है कि वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा में कैसे चला जाएगा? हाँ, ये भी तो सोचना तुम्हें चाहिए ना कि हम जो बोलते जाते हैं, अब तक हमने जो चैप्टर्स में पढ़ा कि मैम राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोर्टा में, तो नीचे से ऊपर की तरफ कैसे ब्लड जा रहा है ना? ये भी सोचना चाहिए, ये भी सोचना होना चाहिए। तो डेफिनेटली वेरी गुड अनिका, वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं कि भैया अगर यहां से ब्लड को ऊपर की, खुद ही सोच के देखो ना, ये एक चेंबर है, यहाँ एक पाइप लगी है, तो अपने आप से बेटा ऐसे ऐसे करके ऊपर तो नहीं जा रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो भाई अपने आप से थोड़ी जा रहे हैं। जब मैं ये वाली चेंबर को ऐसे पिचकाऊंगी तो इसका जो भी लिक्विड है इसके साथ जो पाइप कनेक्टेड है उस पाइप में चला जाएगा। यस और नो? यस और नो? राइट। इसीलिए तो हार्ट ऐसे ऐसे पंप करता रहता है, ऐसे ऐसे पंप करता है, देखा ना? तो ये पंपिंग जो हो रही है, स्क्वीज जो हो रहा है, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है, ठीक ना? तो ऐसे नोड ने इंपल्स किसको भेजा? एक तो दोनों एट्रिया को, और दोनों को भेजता है, एक के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, दोनों को भेजता है, दोनों साथ में बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और सिर्फ ऐसे नोड दोनों एट्रिया को नहीं भेजता है, इनफैक्ट वो सिग्नल को आगे पास करेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे सिग्नल पास होता है। तो ये सिर्फ इसको सिग्नल नहीं भेज रहा है, ये आगे सिग्नल किसको भेज रहा है? एवी नोड को भी भेज रहा है। एवी नोड के पास सिग्नल आता है तो वो खास कुछ कर नहीं रहा है, वो सिग्नल आगे पास कर रहा है। आगे वो सिग्नल किसको पास कर रहा है? आगे वो सिग्नल पास कर रहा है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज भी कुछ खास नहीं कर रहा है। आगे सिग्नल किसको पास हो रहा है? बंडल ऑफ हिज से सिग्नल पास हो रहा है पुरकिंजे फाइबर्स। और पुरकिंजे फाइबर की लोकेशन जहां है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसका फंक्शन तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे पुरकिंजे फाइबर के पास बेटा सिग्नल आता है, ऐसे नोड से ट्रैवल करके एवी नोड आ रहा है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से बेटा कहां आ रहा है? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कहां है? वेंट्रिकल की वॉल पे। तो अचानक से उनको भी होश आता है, तो पुरकिंजे फाइबर्स में जैसे इंपल्स आता है तो कौन स्क्वीज करेगी? कौन स्क्वीज करेगी? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल स्क्वीज करेगी तो ब्लड किधर को जाएगा? आयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। यही पूरा कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट है जो आज हम नहीं पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल पढ़ने में पूरा एक दिन लगता है, एक दिन मतलब लगता तो बेटा कई साल भी लग सकते हैं कहीं को, ठीक है, वो तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक पूरा लेक्चर एटलीस्ट 1 घंटे का तो कम से कम बेटा कार्डियक साइकिल का होता है, जो हम आज नहीं करेंगे, आज तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वो हम कल करेंगे। आज समझ में आया कुछ बेटा? तुम्हें 70-80% भी समझ में आया? 70-80% तुम्हें समझ में आया जो मैंने बोला? यस। तुम धीरे धीरे लर्न करोगे। घबराना नहीं होता किसी टॉपिक से कि मैंने ये वर्ड नहीं सुना है, मैम मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। इट्स ओके बेटा, तो वही पढ़ाने के लिए तो हम है ना, कि जो तुमने नहीं भी सुना है उसको कैसे तुम्हें एक्सप्लेन किया जाए, है ना।
तो अभी अपन क्या करते हैं बच्चों, जो बात मैंने आपको बताई ना पहले वो लिखते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ ना कॉन्ट्राडिक्टरी भी चीजें दी हुई है, जैसे इसको कुछ और बोला है पुरकिंजे फाइबर्स और उसको मिला के कुछ और बोला है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी पेशेंस के साथ, ठीक है ना। चलो, किसी किसी को 100% भी समझ में आया तो वो तो और बहुत अच्छी बात है बच्चों, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, और जिसको बेटा 50% से कम समझ में आया है वो ये मत कहना कि मैम रिपीट, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, रिपीट करके बेटा बैक करके देख लेना, ठीक है, तो तुम्हें समझ लग जाएगा। लेकिन अभी मैं जो तुम्हें पॉइंट्स बता रही हूँ तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको थोड़ा नोट करना, ऐसे नोट, ऐसे नोड, ऐसे नोड ने इंपल्स किसको दिया, एवी नोड, एवी नोड से सिग्नल कहां गया, बंडल ऑफ एज, बंडल ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूं सारी चीजें, बंडल ऑफ एज से कहां गया, पुरकिंजे फाइबर्स, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते थे तुम, पीएफ, ठीक है। तो ऐसे नोड सिग्नल्स both atria जिससे इवेंचुअली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, तो इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और बेटा अभी मैं ना एक दो वर्ड्स आपको नहीं बता रही हूं, नहीं तो आप ना एकदम से ओवरबर्डन हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये वर्ड्स आपको अभी नहीं पता है, तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, बट थोड़ा धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना, मैं लिखवा दूंगी नोट में। तो जब एट्रिया को सिग्नल मिला तो एट्रिया सिस्टोल कर रही है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब ऐसे नोड से एवी नोड आया, एवी नोड से बंडल ऑफ एज आया, बंडल ऑफ एज से पुरकिंजे फाइबर्स आया, तो इवेंचुअली कॉजेस वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। और ये मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि सिग्नल इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल का मूवमेंट जो हो रहा है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश की है। और एक नोट डाल के हम ये बात लिखेंगे, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायास्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। इसे आप पहले नोट कर लो बच्चों, इसे आप पहले नोट कर लो। यस, यूनिडायरेक्शनल, हिमांशी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। एक बच्चा कह रहा है एक्शन पोटेंशियल को एक बार बता दो। एक्शन पोटेंशियल को और बेटा बेसिक बात में, बेसिक भाषा में यही समझ सकते हो कि दो तरीके के लोग हैं, एक जिनको मैं बोल रही हूँ, डांट रही हूँ, बहुत तेज तेज से डांट रही हूँ, हड़का रही हूँ, तो वो क्या करता है, या तो रोने लगता है, और एक दूसरा कैटेगरी का बच्चा है जिसको कोई असर ही नहीं पड़ता। तो जिसको सिग्नल देने पर, स्टिमुलस देने पर, जिसको स्टिमुलस देने पर वो कुछ रिस्पॉन्स शो करे, वो रिस्पॉन्स को तुम बोल रहे हो एक्शन पोटेंशियल। मैं इसको इसी लैंग्वेज में थोड़ा लिख भी देती हूँ ताकि तुम भूलो ना, ठीक है, कि मैंने कुछ उसको पोक किया, मैंने उसको कुछ पोक किया, मैंने उसको स्टिमुलस दिया, तो उसने उसके अगेंस्ट में जो एक्शन किया उसे मैंने एक्शन पोटेंशियल बोला। अभी तो तुम ऐसे ही समझ सकते हो, है ना।
और एक बंदा है जिसने कुछ नहीं किया, तो यानी उसने स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, यानी उसने कुछ एक्शन नहीं किया, उसने कुछ एक्शन पोटेंशियल नहीं किया। अभी तुम ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है? इससे समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस, हाँ, ठीक है ना? अभी मैं तुम्हें इसी लैंग्वेज में समझा सकती हूँ। अभी मैं तुम्हें बताने लग जाऊं ना बेटा कि स्टिमुलस आता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं, सोडियम अंदर आता है, सोडियम अंदर आएगा तो फलाना होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो तुम्हें एकदम मौत आ जाएगी। तो जिसको एक्शन पोटेंशियल का मतलब नहीं समझ में आया ना, तो ऐसे डाल लो एक नोट में ही कि when given a stimulus, response produced is called action potential. अब तुम्हारे ऐसे नोड को तो बेटा कोई स्टिमुलस की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा ऐसे नोड ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा है, बस यही डिफरेंस है। तुम्हारा जो ऐसे नोड है ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से बिना स्टिमुलस के एक्सटर्नल वो खुद से इंपल्स जनरेट कर पा रहा है, ठीक है? तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड इज बेटा एक्शन पोटेंशियल। अभी तुम ऐसे याद रख सकते हो बस। अब पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ। एनसीईआरटी में जो एक चीज थोड़ा अलग दे रखी है उसको भी मैं समझाती हूँ, ठीक है? ये ऑटो एक्साइटेबल का मतलब यही हुआ ना बेटा कि उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटो एक्साइटेबल, चलो मैं यहां लिख दे रही हूं, नो एक्सटर्नल स्टिमुलस रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल स्टिमुलस रिक्वायर्ड to generate action potential, to generate action potential। किसी बाहरी फैक्टर की जरूरत नहीं है। 284 ओल्ड एनसीईआरटी, कुछ बच्चे तो बस बहुत जल्दी से यही बताते हैं कौन सी एनसीईआरटी के पेज पे क्या दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, एक बच्चा कह रहे हैं बाकी सब बकवास होते हैं। भाई जब ऐसे नोट खराब होगा ना तब तेरे को समझ में आएगा कि बाकी जो नोडल टिश्यू है तेरे को कैसे बचा रहे हैं। बाकियों को तो जो बकवास बोल रहा है ना वही तेरे को बचा के रखेंगे ब्रदर। ओ हेलो ब्रदर, पंगा नहीं लेने का उसके साथ में। नोडल टिश्यू को बेटा गरियाएगा ना तो नोडल टिश्यू बेटा बैंड बजा देगा एक दिन। हाँ, 284 एंड 199, इसके बाद आपको ब्रेक ही ब्रेक है। मैं तो आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी ही नहीं क्योंकि मैं आपको ओवरबर्डन करूंगी ही नहीं। मैं इसी को रिवाइज कराती रहूंगी, लेकिन आगे का टॉपिक मैं अगले दिन ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है? एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, हाँ, ठीक है? वही मैं लक्ष्य के बच्चों को बताती हूँ। मैंने कहा जब तक ना हमारे पास जो चीज बेटा अच्छी खासी होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं समझते कि हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम हाथ मूव कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, है ना, हम वर्कआउट कर पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम टेस्ट कर पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। ये ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको कि हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सबको ही लेता है बेटा, लेकिन जब आप कॉन्शियसली सोचे ना कभी इस चीज को कि दीज ऑल आर अ ब्लेसिंग, दैट यू एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन इज अ ब्लेसिंग। तो जिस दिन बेटा कुछ गड़बड़ होती है ना तब आपको पता चलता है कि उस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? कि प्रॉपरली सुन पाने की, देख पाने की, चल पाने की, तो जो चीज है उसकी वैल्यू करनी चाहिए हमेशा। सिर्फ इस चीज में नहीं बोल रही हूँ बेटा, हर चीज में। माँ बाप हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए, भाई बहन है उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो हर कोई चीज या इंसान जो आपके जीवन में है ना, किसी को फॉर ग्रांटेड मत लो, किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हर चीज की कीमत तब समझ में आती है। लोग ऐसे बोलते हैं, देखो जब तक मिलती नहीं है चीज तब तक उसको बहुत ऐसे कर रहे होते हो, और जब वो चीज चली जाती है तब आप उसकी वैल्यू समझते हो, राइट? यस, बट बेटा हार्ट के मामले में इतना इमोशनल नहीं होने का। अभी हम पहले कंडक्टिंग सिस्टम को देखते हैं, ठीक है? पहले तो मैं तुम्हें हार्ट का ये डायग्राम दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस डायग्राम को एक बार देखो, इस डायग्राम को जरा एक बार देखो, इस डायग्राम को। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? आयोटा। ये एनसीईआरटी में क्या दिया है? वीना केवा। ये है सुपीरियर वीना केवा, ये है इंफीरियर वीना केवा, ठीक है? ये आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी जो कि 1 पेयर होती है। ये आपको दिया हुआ है पल्मोनरी वेयर जो कि 2 पेयर होती है। इधर देखो 2, इधर देखो 2 दिखाया हुआ है ना, लेकिन इधर 2 से ना बच्चे ये समझने लगते हैं कि ये यहाँ ब्लड लेके आ रहा है, यहाँ नहीं ब्लड लेके आ रहा, ठीक है?
ये आपका क्या है बेटा, राइट एट्रियम। ये क्या है बच्चों, आपका लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ये है आपके क्या, ये है आपके बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व। ये है बच्चों क्या, आपके बाइकस्पिड कहां दिखाया हुआ है, यहाँ बाइकस्पिड, ये रहा बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यस, अब यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से भी बेटा कॉर्डेट टेंडने जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ पे आपकी पैपिलरी मसल्स होती हैं, ठीक है, ये पैपिलरी मसल्स होती हैं। और ये आपका बेटा बाइकस्पिड वाल्व, यहां से भी कॉर्डेट टेंडन है, आपके पैपिलरी मसल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखना बेटा। यस बेटा, इंशा बेटा आगे पढ़ाने का मतलब यही है ना कि इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अब हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा इस डायग्राम को और थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे इन लोगों ने, क्योंकि हमने तो एक डायग्राम में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी थी, पर इन्होंने इसी डायग्राम में बेटा एसए नोड, एवी नोड सब दिखा दिया है। तो ये क्या है बच्चों, एसए नोड। एसए नोड बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है। पहली बात तो लोकेशन, बेटा सारे लोग याद करो मेरे साथ, लर्न करो मेरे साथ। एसए नोड की लोकेशन टॉप right corner of right atrium, called as the pacemaker of heart, generates the action potential of around 70 to 75 times per minute, auto excitable. When it generates the impulse, it sends the signal to both the atria, जिसकी वजह से both atria will eventually contract, which is called as atrial systole, and it will also send the signal to AV node, which is called as atrioventricular node, which is located in the lower left corner of right atrium, lower left corner of right atrium. AV node से बेटा सिग्नल कहां जाता है, AV node से सिग्नल जाता है, देखो अब एनसीईआरटी ने ना, देखो यहाँ पे तो इसको बंडल ऑफ हिज रिप्रेजेंट कर दिया है जैसे हमने किया है ना, पर जो उन्होंने थ्योरी में लिखा है ना वो अलग लिखा है, जो मैं आपको बता दूंगी। पता दोनों ही चीजें होनी चाहिए, याद आपको एक रख लो, जो कि बंडल ऑफ हिज वाला जो हमने बनाया आप वो याद रख लो, पर पता आपको दोनों होना चाहिए। अगर बाई चांस, कभी ऐसा नहीं देंगे कि दोनों दे देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, नहीं, पर अगर बाई चांस कभी ऐसा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नोड से बेटा एवी नोड से बेटा कहां, बंडल ऑफ हिज देखो दो पार्ट्स में से डिवाइडेड दिखा रहा है, और इवेंचुअली कहां, आपके पुरकिंजे फाइबर्स, आपके पुरकिंजे फाइबर्स। अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज और, मैं जो आपको जनरल बहुत बात थी लेकिन पूछना भूल गई, हार्ट का ना बेटा ये वाला हिस्सा एपेक्स कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर सकते हो, अपने डायग्राम में भी लिख सकते हो कि हार्ट का जो ये वाला हिस्सा होता है ये बेस होता है, ये वाला हिस्सा बेस होता है, और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एपेक्स कहलाता है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा एपेक्स कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा बेस कहलाता है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना। नीचे कोनिकल वाला पार्ट एपेक्स जो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ऊपर वाला हिस्सा बेस। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हें इस वाले डायग्राम में कोई दुख दर्द समस्या, फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ एनसीईआरटी ने जो थ्योरी पार्ट है उसमें क्या अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे को एक बार थम्स अप दे दो, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो अगर ये समझ में आ गया। यस डन, थम्स अप एक बार ही दे दो। जो भी लोग लिख रहे हैं ना, जो स्पैम कर रहे हैं वीडियो कॉल, बेटा तुमसे कभी किसी ने नॉर्मल कॉल पे बात नहीं किया, तुम यहाँ पे कर रहे हो, वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो। पहले तुम नॉर्मल कॉल के लायक बन जाओ, फिर तुमको वीडियो कॉल भी करेंगे, ठीक है। वही लोग हैं, हाँ। थम्स अप। अब बेटा मैं आपको समझाती हूँ, तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी स्पैमिंग से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, तुम्हारी बेइज्जती और हो जाएगी बेटा, तुम करते रहो स्पैम, पागल ना हो तो पढ़ लो यार, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, तब तो कोई जीवन में तुम्हें वीडियो कॉल भी करे। ऐसे तो तुम्हें कोई कॉल भी नहीं करे, तुमसे कोई मिलेगा ही नहीं भाई। वीडियो कॉल की जरूरत होती तो करती ना वीडियो कॉल करो, पढ़ो मत, वीडियो कॉल कर लो मैम, हाँ बातें करेंगे, यहाँ पे बातें करने के लिए तो आए हैं हम। अब एनसीईआरटी में बच्चों क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि इससे आगे का टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा टॉपिक की। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि एवी नोड से जो बंडल आगे जाता है उसे बंडल ऑफ हिज नहीं बोला, उसे उन्होंने क्या बोला, उसे उन्होंने एवी बंडल बोला। अब देखो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। एक तो सिंपल तुम ये याद रख लो कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। लेकिन दूसरा वाला भी तुम्हें याद हो जाएगा, दूसरे वाले में दिया हुआ है कि
एवी नोड से जो बंडल निकलती है ना, ये इसको डायग्राम में तो इन्होंने बंडल ऑफ हिज बोला है, बट थ्योरी में लिखा हुआ है इसे एवी बंडल बोलते हैं। इसे एवी बंडल बोलते हैं, जो आगे जाके राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड कर जाता है, और राइट और लेफ्ट बंडल आगे जाके पुरकिंजे फाइबर बनाते हैं। और बंडल ऑफ हिज इन्होंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि बंडल ऑफ हिज इज द लेफ्ट एंड राइट बंडल अलोंग विद द पुरकिंजे फाइबर। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? यस। मैं इसे नोट डाल के लिखती हूँ, फिर मुझे बताना तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं। तुम इसे अपने नोटबुक में नोट करो, तुम इसे अपने नोटबुक में नोट करो। एनसीईआरटी ने क्या कहा हुआ है, ठीक है? एनसीईआरटी कहती है, अरे यार ये कौन सा कलर हो गया, हाँ, एवी बंडल अराइज फ्रॉम एवी नोड, अराइज फ्रॉम एवी नोड, ठीक, divides into left and right bundle, divides into left and right bundle, जो कि तुम्हें दिख भी रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है। Eventually forms Purkinje fiber, eventually form Purkinje fiber। अब एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखो, जब थ्योरी लिखी हुई है तो उन्होंने कहा इस तरीके की बात, थ्योरी में कुछ इस तरीके की बात की हुई है, और फिर बोला कि यही जो लेफ्ट और राइट बंडल है जो पुरकिंजे फाइबर के साथ मिल जाए तो इसे बंडल ऑफ हिज बोलते हैं, ठीक है? वैसे डायग्राम में अलग दिया हुआ है कि एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर, पर यहां पे क्या है कि एवी नोड से एवी बंडल लेफ्ट राइट बंडल में डिवाइड की, लेफ्ट राइट बंडल पुरकिंजे फाइबर्स फॉर्म की, और इन दोनों को मिला के इन्होंने बंडल ऑफ हिज बोला। समझ में आया कि थ्योरी, वो नोटबुक में क्या दिया हुआ है, बोथ फॉर्म्स बंडल ऑफ हिज। क्लैरिटी है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं ये वाली, एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं ये वाली, अगर हो गया है तो बस एक पैराग्राफ बचा हुआ है। बेटा ये टॉपिक प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिल से, ठीक है, इस टॉपिक को प्लीज बेटा कल की क्लास में अगर आपको चाहिए कि आपको मौत ना आए और आप बढ़िया से पढ़ पाओ, तो प्लीज बेटा इस टॉपिक को थोड़ा ना, प्लीज प्लीज, देखो मैम ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं आप ही के भले के लिए कि प्लीज इसको जरूर पढ़ के आना बेटा, स्किप मत करना। कल के टॉपिक के लिए ये ही बेस है, और आपको मक्खन क्लियर लगेगा, आपको स्मूथ लगेगा अगर आप आज अच्छे से पढ़ के आओगे। नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ना? यस। अभी देखो क्या करते हैं, रीड करते हैं आगे बेटा, उसी के आगे कंटिन्यूएशन है, ठीक है? उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है। देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ऑफ कोर्स हार्ट कार्डियक मसल्स की बनी है, जो मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है? द वॉल, अच्छा तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगी, जो तुम्हारे डाउट्स तुम डाउट उसमें लिखते हो, मैं टॉप डाउट्स तो लेती हूँ बेटा, काफी सारे डाउट्स का मैं खुद आंसर करती हूँ, काफी सारे डाउट्स का हमारे बैकएंड पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके डाउट्स लेते हैं, तो आप जरूर अपने डाउट्स लिखिए, हम आपके डाउट्स लेते हैं। मैं तो बहुत सारे, और मैं जो लेती हूँ तो पिन भी हो जाते हैं, तो इस वाले के डाउट्स आप लिख देना, मैं ले लूंगी, ठीक है? द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, ये भी हम देख चुके हैं कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एट्रिया से ज्यादा थिक होते हैं। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. Special musculature जो होता है, जो आपके पूरे हार्ट में प्रेजेंट होता है, उसे आप नोडल टिश्यू बोलते हैं। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium. It is called as sinoatrial node. टॉप राइट कॉर्नर पे राइट एट्रियम के होता है आपका साइनोएट्रियल नोड। Another mass of this tissue is seen in lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum, called as atrioventricular node. तो एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है जिसे आप एवी नोड बोलते हो, जो बिल्कुल एट्रिया और वेंट्रिकल को दीवार जो है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बिल्कुल पास होती है, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। अब बंडल ऑफ, अब देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर कॉल्ड एवी बंडल, बिल्कुल ध्यान से सुनो जो हमने लिखा है, a bundle of nodal fiber called AV bundle continue from AV node which pass through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum, immediately divide into right and left bundle. तो AV
बंडल एवी नोड से अराइज हुआ, फिर आगे जाके लेफ्ट राइट बंडल में डिवाइड कर गया, ठीक है, and give rise to minute fiber throughout the ventricle of the respective site called Purkinje fiber. आगे जाके Purkinje fiber बनाया. अब देखो इन्होंने बंडल ऑफ हिस किसको बोला यहाँ पे, the nodal musculature. कहाँ इन्होंने हटा दिया है क्या वो, ये न्यू एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी? अरे भैया दिया हुआ था भाई, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो, यस भाई तुम्हारे एनसीईआरटी में वो लाइन दी हुई है, यहां तो दिया ही नहीं कि उसे बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, इसमें बंडल ऑफ हिस मेंशन ही नहीं है। अमृता बेटा तेरी एनसीईआरटी में है, ऐसा कैसे हो गया, ये कौन सी है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी नहीं है, क्या बोल रहे हो? अरे भाई लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाई है भाई, यही वाली एनसीईआरटी। नो बोल रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ओल्ड में है या न्यू में नहीं है। न्यू में है, ये मैं न्यू तो नहीं उठा के लेके आ गई हूं, ये बंडल ऑफ हिस वाला पॉइंट कहां है भाई वो लाइन, एक्सक्यूज मी। चलो कोई बात नहीं, ओल्ड में है न्यू में है, चलो मैं देख लूंगी वो लाइन, अगर ओल्ड में है ना तो मैं वो स्क्रीनशॉट लेके आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक बेटा सिर्फ वो लाइन नहीं दी हुई है, बाकी वो सारी चीजें दी हुई है जो मैंने आपको बताया कि एवी नोड से एवी बंडल से ओल्ड में है, ओल्ड में बेटा इतना फास्ट तुम्हारे क्लास में इतने करोड़ों बच्चे हैं ना, मैं क्या बताऊं, ओल्ड में न्यू में है, चलो ठीक है मैं देख लूंगी, ओल्ड में है ना, मैं कल ले आऊंगी वो स्क्रीनशॉट, बट बेटा जो बताया वही है, बस वो एक लाइन नहीं है, एवी नोड से एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है, बस वही नहीं, वही वाली लाइन तो यहाँ पे गायब है कि दीज लेफ्ट एंड राइट बंडल अलोंग विद द पुरकिंजे फाइबर न्यू में है, न्यू में। अरे ठीक है भाई, इट्स ओके, मैं ले आऊंगी भाई, मैं तुम्हारे लूप में फंस जाती हूँ चैट्स के, छोड़ो ठीक है ना, कोई वो अलग चीज तो दी नहीं हुई है, जो मैंने बताया वही दिया हुआ है, ठीक है। चलो न्यू में है ओल्ड में मैं देख लूंगी। आगे देखना बेटा, द नोडल मस्क्यूलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary in the different part of nodal system. देखो अब इन्होंने एक छोटी सी लाइन बेटा ऐड कर दी, इन्होंने बिल्कुल एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी कि सबको ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, बट सब अलग अलग अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम यहाँ पे लिख लो, एवी नोड कितना कर सकता है, बंडल ऑफ हिस कितना कर सकता है, पुरकिंजे फाइबर कितना कर सकता है, तुम यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। The SA node can generate maximum number of action potential 70 से 75 times and is responsible for initiating and maintaining the contractile activity। और कैसे करता है वो अगले दिन मैं आपको बताऊंगी। It is called as pacemaker। Heart normally beats 70 से 75 times in a minute, क्योंकि उसके पेस को कौन कंट्रोल करता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ओल्ड में है न्यू में है, पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा, पहले मेरे को ये बताओ, मैं खुद देख लेती हूँ बेटा, सर्च कर लेती हूँ। मुझे ये बताओ यहां तक कोई दुखद समस्या तो नहीं, तो यहां से हम थैंक यू करते हैं, ठीक है। मैं देख लेती हूँ अगर मुझे अभी मिल जाए। बेटा एक लाइन इसमें गायब है, बच्चों, पता नहीं ये कितने चंट हैं यार, बताना बेटा किसी को पता तक ना चले। दीज फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर तक दिया है, और देखो इसके आगे की कुछ लाइन गायब कर दी है बच्चों, इसकी एक लाइन गायब कर दी है, मुझे यहां फोन पे दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है द फाइबर अलोंग विद लेफ्ट एंड राइट बंडल आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस, इसमें है, ठीक है। एक लाइन चुपके से गायब कर दी, जैसे हमें पता ही नहीं चलेगा, हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं? चलो डन। वैसे तो देखो बच्चों, मैंने सोचा था, मैंने लक्ष्य के बच्चों को भी यही बोला है कि 2 क्लासेस में एक गाना होगा, लेकिन आज आप लोगों ने काफी इंटेंस टॉपिक पढ़ा है, तो आज आपके लिए गाना हो जाएगा, कल नहीं होगा, 2 क्लास में एक गाना। तो लक्ष्य के बच्चों के भी यही वो है, आप लोगों के लिए भी यही है, ठीक है। तो एक सॉन्ग फटाफट से मैं आप लोगों के लिए गा देती हूँ।
वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। हाँ हाँ, वो प्लीज लिख दो मैम वो लाइन। तो वो लाइन यहाँ पे लिखी तो हुई है बेटा, यही लाइन को लिखना है, यही वाली लाइन को लिखना है। चलो मैं लिख देती हूँ, आपको लिखवाना है मेरे से तो मैं लिख देती हूँ। दीज लेफ्ट एंड राइट बंडल along with Purkinje fiber forms bundle of his। इसे लिख लो, ठीक है। हाँ चलो, नो मैम नहीं, एवरीडे सॉन्ग नहीं, एवरीडे नहीं। और ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसी पढ़ाई करी है। तो 2 दिन में एक गाना, ठीक है ना। गद्दारी क्या होती है? गद्दारी, इमोशनल मत करो बच्चों। 1 मिनट का टाइम बचा, नो इमोशंस। तो कौन सा गाना आपको सुनाए? अब मेरे को ना कोई गाना ही तो याद नहीं आता बेटा, वही तो बात है, स्टॉक खत्म हो जा रहा है, वही तो बात है। चलो मैं एक गाना सुनाती हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा, वही तो बात है। क्या गाऊं बच्चों, क्या गाऊं, जल्दी बताओ। हाँ थैंक यू, स्लाइड तो मैं लेके जा रही हूँ। कुछ भी, तुम कोई अच्छा गाना नहीं बता पा रहे हो तो मैं खुद ही गाती हूँ। रुको मुझे सोचने दो, मैं गाना फटाफट से, मेरा ब्रेन ना काम करने नहीं लगता है बेटा, जैसे ही तुम इतना वो करते हो ना तो मैं ब्रेन नहीं काम करता। रुको मैं गा रही हूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है राम। रुको यार, पहले मैं केसरिया गा देती हूँ, केसरिया याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। केसरिया का गाना कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ यहाँ से, ठीक है। देखो एकदम वो पैनिक होने लगता है। खामोशियां गाना मैंने तुम्हें सुनाया नहीं है क्या? खामोशियां तो मैंने तुम्हें सुनाया हुआ है। खामोशियां सुना दू? खामोशियां सुना रही हूँ, खामोशियां सुना दे रही हूँ, ठीक है। हाँ बेटा जल्दी, 46 हो गए, 1 मिनट ऊपर हो चुका है। खामोशियां गाना कहाँ से स्टार्ट होता है यार? भूल जा रही हूँ यार, मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा है बेटा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटे हुए खामोशियां। आज तो बहुत प्रेशर हो गया, मैं कल से ना, कल तो होएगा ही नहीं बेटा, 1 डे 1 सॉन्ग, 2 डे 1 सॉन्ग, ओके। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये टॉपिक जरूर पढ़ के आना, कोई डाउट्स होंगे तो जरूर आप वो डाउट्स वाले में लिख देना। आई विल ट्राई टू टेक अ फ्यू डाउट्स एंड देन देयर आर आल्सो टीचर्स हु आर गोइंग टू टेक योर डाउट्स, सो मेक श्योर यू डू दैट। पढ़ाई जरूर करना। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू।